अस्सलाम वालेकुम। पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा जी, कॉमन इश्यूज़ पे बात चल रही है हमारी। अभी तक हमने बात क्या की है कि प्रोडक्शन के यूनिट्स आपको निकालने पड़ सकते हैं। तो अगर निकालने पड़े तो 3 तरह से आप वो निकाला करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद मटेरियल की कॉस्ट में क्या मसाइल आ सकते हैं, बातें नहीं यार। लेबर की कॉस्ट में क्या मसाइल आ सकते हैं। ऐसे ही वेरिएबल ओवरहेड्स की बात हमने शुरू ही की थी कि नमाज का टाइम आ गया। अच्छा जी, सर उमर की क्लास से आ गए बच्चे? मैसेज क्यों कर रहे हैं सर? चलें जी, अब वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट निकालने के 3 तरीके हैं वैसे तो, मतलब तरीका तो एक ही है, वेरिएबल कॉस्ट निकालने का तरीका तो वही है, लेकिन ये है कि आपको वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट किस तरह से गिवन है जिससे आपने टोटल निकालना है। तो वो अगर आपको रेट पर यूनिट गिवन है तो आप यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई करके वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट निकाल सकते हैं। और अगर आपको रेट पर लेबर आर गिवन है तो आपको फिर लेबर आर से, नॉर्मली लेबर आर मशीन आर भी हो सकता था, लेकिन नॉर्मली लेबर आर के साथ जोड़ता था, ठीक है ना। तो दोनों ही कर लेते हैं अलग अलग। अगर लेबर आर के साथ जोड़ा है इसने तो लेबर आर का इफेक्ट इन पे भी आएगा, लेकिन कौन से वाला ये देखना इंपॉर्टेंट है। मुझे ये बताएं, क्या लेबर जो आइडल बैठती है वो वेरिएबल ओवरहेड्स को हिट करेगा? आपको एक बात शुरू में पढ़ाई थी और कई बार ये बात भी की थी कि वेरिएबल ओवरहेड्स जब आप कैलकुलेट करें, वेरिएबल कॉस्ट निकालें, तो आपने आर्स हमेशा प्रोडक्टिव वाले लेने हैं। याद आया कुछ? तो खैर, दो चीज़ें होती हैं जी, एफिशिएंसी और लर्निंग इफेक्ट। ये तो लग जाता है, एफिशिएंसी से आपके लेबर आर्स कम या ज़्यादा होते हैं, तो वही कम या ज़्यादा वेरिएबल ओवरहेड के लिए भी यूज़ होंगे। लर्निंग कर्व की वजह से भी आपके लेबर आर्स कम होते हैं, तो वो कम लेबर आर्स ही वेरिएबल ओवरहेड्स के लिए यूज़ होंगे। यानी लेबर आर पर यूनिट का जो इफेक्ट है, यानी ये जो लेबर आर पर यूनिट है, कौन से वाले लेने हमने, यानी कि मैं यूँ कह सकता हूँ कि इट इज़ अफेक्टेड बाय एफिशिएंसी और लर्निंग इफेक्ट। एफिशिएंसी का जो असर लेबर पे आएगा वो असर वेरिएबल ओवरहेड्स पे भी आएगा। ऐसे ही लर्निंग का इम्पैक्ट, लर्निंग कर्व का इम्पैक्ट जो आपका लेबर पे आएगा वही आपका वेरिएबल ओवरहेड्स पे भी आएगा। लेकिन इट इज नॉट अफेक्टेड बाय लेबर आर्स, आर लिखना चाहिए, आर नॉट अफेक्टेड बाय, जी किस चीज का इफेक्ट नहीं आना चाहिए इस पे जी? बोलें, और गलत ही बोल देंगे ना, क्या हो जाएगा? किसका इफेक्ट नहीं आना चाहिए इन आर्स पे? जो लेबर आर्स हमने वेरिएबल ओवरहेड्स के लिए यूज कर रहे हैं उन पे किसका असर नहीं आना चाहिए? इधर देखो ना, इधर देखो ना, इधर देखो, लेबर आर्स पर क्या कुछ असर पड़ रहा है? कन्वर्जन, एफिशिएंसी, वेस्टेज और लर्निंग कर्व। इस सारे में से अगर यही लेबर आर्स की बेस से वेरिएबल ओवरहेड्स हैं तो वेरिएबल ओवरहेड्स पे कौन सा असर इनमें से नहीं आना चाहिए? वेस्टेज वाला नहीं आना चाहिए। जो आपको मैंने बताया था शुरू में कि लेबर वेरिएबल ओवरहेड्स के लिए हमने आर्स कौन से यूज़ करने हैं? प्रोडक्टिव। आइडल टाइम तो कोई काम नहीं हो रहा होता, उसमें मशीन भी नहीं चल रही होती, ठीक है। तो इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय लेबर टाइम वेस्टेज, ठीक है जी। लेबर टाइम की वेस्टेज का असर इस पर नहीं आएगा, ठीक है जी, यानी आइडल टाइम। ठीक है बच्चों। अच्छा, और अगर वेरिएबल ओवरहेड रेट आपको कोई और तरीके से भी दिया हो सकता था रेट, सोच के बताओ। वेरिएबल ओवरहेड रेट पर यूनिट दिया हुआ है, पर लेबर आर दिया हुआ है, कोई और तरीका नहीं, पर मशीन आर गिवन हो सकता था। परसेंटेज तो सीधी बात होगी, तो परसेंटेज लगानी, उसमें क्या प्रॉब्लम है। एज ये दिया होता था, पर मशीन आर भी दिया होता था रेट, कि आपके मशीन आर मिसाल के तौर पे 10 लगते हैं एक यूनिट पर, और एक मशीन आर पे इतने वेरिएबल, तो मशीन आर के बेस पर भी दिया जा सकता है रेट, तो रेट है ना, ठीक है।
लेबर आर की, ज़्यादातर लेबर आर की बेस पे दिया होता था, लेकिन कुछ सवालों में देखा था कि मशीन आर्स की बेस पर भी वेरिएबल ओवरहेड का रेट गिवन होता था। तो अगर ऐसा होगा तो आप कॉस्ट कैसे निकालेंगे, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट कैसे निकलेगी बताएं। वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट निकलेगी जनाब, हाँ बताएं बताएं बताएं। वेरिएबल ओवरहेड रेट पर मशीन आर, वेरी गुड। वेरिएबल ओवरहेड रेट पर मशीन आर, MH पर मशीन आर इनटू मशीन आर्स पर यूनिट, फिर यहाँ पर भी मशीन आर्स ही आएंगे, ठीक है, और इनटू वही प्रोडक्शन यूनिट्स। भाई सारी कॉस्ट अकाउंटिंग यही तो थी शुरू से एंड तक, इसीलिए तो मैं ये सबसे पहले बातें कर रहा हूँ। तो जो बच्चे अभी ज्वाइन किया जिन्होंने, उन्होंने सिर्फ 1 घंटा कुछ मिनट की क्लास लेनी है, जिसके अंदर बस ये कॉमन इश्यूज़ ही हैं। मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं स्टार्ट की जो आधी इधर चले आधी उधर। अभी हम आप टॉपिक वाइज रिवीजन पे चलते हैं, हम रेलेवेंट कॉस्टिंग करेंगे, उसका सवाल करेंगे, ऐसी कोई टॉपिक करेंगे, उसका सवाल, इस तरह से अब चलेंगे हम, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर भी भाई मसले मसाइल हैं, जैसे कि आपका वेरिएबल ओवरहेड रेट पर मशीन आर जो है, ये इन्फ्लेशन की वजह से इम्पैक्ट लेता है, अफेक्टेड बाय इन्फ्लेशन। और जो मशीन आर पर यूनिट होते हैं, ये क्या इम्पैक्ट लेते हैं। मिसाल के तौर पे कोई रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन हुई है, कोई मशीन जो है उसमें कोई गड़बड़ हुई थी, वो मशीन जो है मिसाल के तौर पे कोई रिप्लेस करके हमने नई मशीन लगाई है, उसकी वजह से शायद कॉस्ट बढ़ गई है या कम हो गई है, कम बिजली या ज़्यादा बिजली वाली आ सकती है ना मशीन, तो इसका असर पड़ सकता है इस पर। असल में ना ये यूँ कहना चाहिए, ये दोनों पर, ये इधर भी ऐसा ही था, ये अफेक्टेड बाय इन्फ्लेशन होता है, ठीक है, ये भी ऐसे ही है, वहाँ जगह नहीं समझ आ रही है ना, मतलब सेम ही था। ये वेरिएबल ओवरहेड पर लेबर आर को भी ये वाला इफेक्ट लगता है, मैंने लिखा नहीं, समझ आओ बस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक काम हो सकता है, मैं यूं करता हूं, इसको मैं निकाल के साइड पे ले आता हूं, इसको फिर बाद में फिट करते हैं, इसको ऊपर ले जाता हूं। अब ये कुछ इस तरह से कहानी बन जाएगी ना कि इन सब का मैं इकट्ठा ही लिख देता हूँ कि ये जो रेट्स हैं ये पर यूनिट गिवन हो, ये रेट पर लेबर आर गिवन हो, या ये रेट पर मशीन आर गिवन हो, इनको इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट पड़ सकता है। को मसला और बोलो, और बोलो तो, एक तो ब्रेक दी है, ब्रेक में सो गए हैं, ये बातें आपको समझ नहीं आ रही क्या, तो फिर कुछ सुन क्यों हुए हो। अच्छा, उसके बाद लेबर आर पर यूनिट पे मैंने कहा जी ये असर पड़ सकते हैं, तो ये असर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ज़रा डिंगे करके, इसको फिर सेट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। और इसी तरह से ये मशीन आर्स हैं, इन पे क्या असर पड़ सकते हैं, ये मैंने कहा ये इफ़ेक्ट होते हैं, इफ़ेक्टेड बाय, सिर्फ ये अकेले इफ़ेक्टेड बाय इम्पैक्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन। देखो ना, समझो इस बात को, लेबर आवर्स पे क्या असर पड़ सकता है, लेबर एफिशिएंटली काम कर रही है या नहीं कर रही, लर्निंग कर्व आ रहा है, ये असर पड़ रहा है ना। पर मशीन पे क्या लर्निंग कर्व होता है मशीन का, या मशीन की एफिशिएंसी या मशीन की कम एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, मशीन को थपकी दी, मशीन ज़्यादा अच्छी चलने लग गई, तो मशीन के ऊपर असर कर को पड़ सकता है, तो रिप्लेस करें मशीन तो उसका असर पड़ सकता है, ठीक है। चलो भाई आ जाओ इधर, तुम्हारी जगह बन गई है, माशाल्लाह माशाल्लाह, इधर आओ भाई इधर आओ, ये ऐसे हो गई बात, ठीक है। थोड़ा सा ज़रा अब नक्शे हैं, अब नक्शे हैं बस, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इधर देखो, वेरिएबल ओवर रेट है, पर आ रहा है, पर यूनिट है या पर मशीन आ रहा है, इन सब का मसला क्या है कि ये मैं यूं लिखता हूं, वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट, ये पर यूनिट है या ये पर लेबर आर है या ये पर
मशीन आ रहा है जिसको पर लगे हुए हैं, ये सारे पर जो हैं, ये सारे पर जो हैं ये इन्फ्लेशन से इफेक्ट होंगे, ठीक है। ये मैंने ओवरऑल सबका बता दिया, ओके जी। लेकिन पर यूनिट तो अकेला होगा, उस पर सिर्फ इंपैक्ट पड़ सकता है इन्फ्लेशन का। लेबर आर्स की बेस पे अगर वेरिएबल ओवरहेड है तो उन पर ये असरात पड़ सकते हैं, और अगर मशीन आर की बेस पे तो उन पर एक असर पड़ सकता है, ये वाला, ठीक है। अच्छा, अगली बात जो मैंने ऊपर की थी, ये ना समझे कि वो यहां नहीं है। कौन सी भला? आपको पिछले साल की वेरिएबल कॉस्ट टोटल दे दे, ठीक है। आपने उस वेरिएबल कॉस्ट से इस साल की कॉस्ट निकालनी है, तो बिल्कुल वही वाला मामला है जो आप ऊपर देखकर आए हैं अभी तक। यानी आप मेरी कॉपी करना देखें, ये सिर्फ मैंने क्या बदल देना है इसमें, कॉस्ट सेम चीज़ है ना, सेम है, कॉस्ट है, मटेरियल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, ओवरहेड्स की कॉस्ट है, ठीक है। तो सब कुछ वैसे का वैसे ही है, कुछ भी चेंज नहीं है। ये डिफरेंट तरीके से बस आपको बताया कि वो कॉस्ट निकाल सकते हैं जैसे डेटा गिवन हो। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें, लेबर कॉस्ट जो है उसको रिप्लेस कर देंगे हम वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट, ठीक है जी। तो इफ टोटल वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड वीओआई समझ आता है, प्रीवियस पीरियड इज गिवन इन क्वेश्चन, तो ओल्ड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट को डिवाइड करेंगे ओल्ड प्रोडक्शन यूनिट्स के साथ, मल्टीप्लाई इन्फ्लेशन न्यू प्रोडक्शन यूनिट्स, या ओल्ड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट को ही पकड़ोगे। क्या बातें हो रही हैं, ये कुछ नहीं समझ आ रहा ना। ओल्ड, अच्छा, ओल्ड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट को पकड़ लेंगे जी, उसको इन्फ्लेशन से मल्टीप्लाई करके ये कर देंगे। ये वेरिएबल ओवरहेड की मैक्सिमम डिस्कशन है, इसके बाहर नहीं है जी। एसी चला दें जी? नहीं सर, नहीं, चला दें 24-25 पिछले। हाँ जी भाई, समझ आती है बात, ये इस तरह से कहानी चल रही है। पहली बात हमने की, सबसे पहला मसला क्या आता है, ये भी यार इतना बड़ा ही होना चाहिए ताकि एक लाइन में ऐसे चले दिखाते हुए जरा मज़ा आए। चलो खैर जी, सबसे बड़ा मसला क्या आता है जी, प्रोडक्शन यूनिट्स निकालने पड़ सकते हैं, 3 तरीके। फिर मटेरियल कॉस्ट है, निकालनी पड़े तो पहले प्रोडक्शन यूनिट्स निकलते हैं तो फिर अगला काम शुरू होता है, उसमें क्या मसाइल आ सकते हैं। फिर लेबर कॉस्ट है, इसमें क्या मसाइल आ सकते हैं। बात वहीं से शुरू हुई थी, प्रोडक्शन के यूनिट्स निकले थे तो आगे चले थे, क्योंकि आप देख लो हर जगह पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई प्रोडक्शन यूनिट्स, मल्टीप्लाई प्रोडक्शन यूनिट्स, मल्टीप्लाई प्रोडक्शन यूनिट्स, ठीक है। तो प्रोडक्शन यूनिट्स निकल आए तो उसके बाद फिर मटेरियल की कॉस्ट है, लेबर की कॉस्ट है, वेरिएबल ओवरहेड्स की कॉस्ट है, ये मसाइल आ सकते हैं। और फिर फिक्स्ड ओवरहेड्स की कॉस्ट अगर सेपरेटली गिवन है, मैं उसके बाद आखिरी बात जो करूंगा ना वो ये करूंगा कि अगर सेपरेटली गिवन ना हो तो सेपरेट करने के 2-3 तरीके थे, वो लिख दूंगा और फिर कहानी खत्म कॉमन इश्यूज की, ठीक है। तो इसको भी अब थोड़ा सा स्मार्ट किया जाए, लिखते हुए तो स्मार्ट नहीं हो सकता, बाद में तो हो सकता है। हेडिंग बनाए जी अगली, अगर कोई नोट कर रहा है तो हेडिंग बनाए, वरना फिर पिक्चर तो है ही ऑप्शन। इसकी पिक्चर अगर किसी ने लेनी है तो ये यहाँ से इससे पीछे तक आप पिक्चर्स ले चुके थे। अच्छा जी, अब नंबर 5 सेकंड लास्ट, अगर फिक्स्ड ओवरहेड की कॉस्ट है तो उसमें क्या मसाइल आ सकते हैं। अगेन वही बात, अभी ये अलग गिवन होगी फिक्स्ड ओवरहेड की कॉस्ट इफ सेपरेटली गिवन, फिर अगर इकट्ठी होती थी तो उसको अलग अलग करना कई दफ़ा सीखा। मार्जिनल कॉस्टिंग में कैसे निकालते थे इसको, अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग बताइए जी। फिक्स्ड ओवरहेड्स अगर क्या ट्रीटमेंट होता था, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स्ड ओवरहेड्स का क्या ट्रीटमेंट होता था, बता दो। हाँ जी, हम टोटल एफओएच कॉस्ट हमें रिक्वायर्ड होती थी जिसको हम लेते थे, हम ओएआर वगैरह नहीं निकालते थे, ठीक है। तो ये जनाब आपका ट्रीटमेंट आ गया। मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स्ड ओवरहेड्स की कॉस्ट क्या ट्रीटमेंट होता है, टोटल एफओएच की कॉस्ट
इज रिक्वायर्ड। ठीक है जी, टोटल एफओएच की कॉस्ट रिक्वायर्ड होती है। नो नीड ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर आवर या पर यूनिट। याद है कि नहीं याद? पर यूनिट या पर आवर हमें कोई ज़रूरत नहीं होती थी इसकी। हम तो कहते थे रहने दो भाई, इसको साइड पे रखो, हमें तो टोटल एफओएच चाहिए, एक्चुअल वाले याद आ रहा है कुछ? ठीक है, तो ये हमारा ट्रीटमेंट होता था अगर हमारे पास मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम चल रहा है और फिक्स्ड एफओएच आपको सेपरेटली गिवन है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग में इसका ये ट्रीटमेंट। जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर आपको फिक्स्ड एफओएच का रेट निकालना पड़ता था। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वैसे आप मार्जिनल एब्जॉर्प्शन आपको भूला नहीं, वैसे उसकी वजह थी ये हर जगह ही, जैसे FAR 1 जिन बच्चों ने पढ़ी हुई या IS 16 जैसे, वहाँ पे आलू की तरह से हर सब्जी में घुसा होता है, यहाँ पर CMA का आलू जो है वो मार्जिनल एब्जॉर्प्शन है, हर टॉपिक में घुसा होता था, हर कुछ दिन बाद आ जाता था। ठीक है, तो ये भी आपको भूलने ना पाया था। देखें आप क्या फैसला करते हैं। आज आप रिसेंट अटेम्प्ट का सवाल अगर मुझसे आज या कल में करवाएंगे तो मैं रिवाइज कर दूंगा, अगर आप खुद करके आएंगे तो भी मैंने तो डिस्कस करना ही होगा, तो फिर दोनों मिलकर रिवाइज कर रहे होंगे, डिपेंड करता है। सोल्यूशन तो आपको अपने फॉर्मेट पे मिलेगा ही, जैसे हम करते आए आज तक। इतना आसान सवाल मैंने देखा, पहले मैंने सोचा था ये तो कराना ही पड़ेगा, लेकिन जब मैंने वो सवाल देखा तो ऐसे मैंने कराना पड़ेगा। फिर मैं जब एक्सेल पे उसको मतलब वो सॉल्व करता गया, मैंने कहा है यार सब कुछ ही गिवन, सीधा सीधा गिवन, इतना सीधा। मैं सर पकड़ के बैठ गया, मैंने कहा यार तभी तो 40% से ऊपर रिजल्ट आता है, वो तो करना ही पास चाहता है आप लोगों को, आप डरते हैं पता नहीं क्यों। ठीक है, डरना नहीं है। तो यहाँ पर जनाब आप क्या करते हैं, यहाँ पर आप करते हैं ये कि आप फिक्स्ड एफओएच की कॉस्ट निकाल लिया करते हैं। फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट पर यूनिट भी हो सकती है, पर आर भी हो सकती है। ठीक है, तो कॉस्ट जब निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे? फिक्स्ड एफओएच का रेट आप निकाला करते थे, फिक्स्ड ओवरहेड का रेट। ये रेट मैं पर यूनिट कह देता हूं, इजाजत है? पर आर को भी पर यूनिट बना लेते थे ना। फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट आएगा इनटू प्रोडक्शन यूनिट्स। और ये फिक्स्ड ओवरहेड रेट क्या होता है? ये वही आपका अजीज जान ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ठीक है, ये वही OAR है, ये वही OAR है, ये वही OAR है। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम में आप ये OAR निकाला करते थे। ठीक है, OAR, इसकी कंप्यूटेशन OAR कंप्यूट करते हैं आप, OAR कंप्यूटेड। अगर ना गिवन हो तो कंप्यूट करते थे। कैसे करते थे? एक फॉर्मूला था बड़ा प्यारा, बड़ा सोना, बड़ा सादा, बजटेड टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय नॉर्मल कैपेसिटी या बजटेड प्रोडक्शन। लें जी, फिक्स्ड एफओएच अगर सेपरेटली गिवन हो तो ये उनकी ट्रीटमेंट है मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन में। दो ही मेथड्स हैं जी हमारे पास, तो दो ही तरीके से हम कॉस्टिंग में चलते हैं, या मार्जिनल कॉस्टिंग यूज कर रहे होते हैं या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक है, और सही है। और आखिरी बात है जनाब आज की कॉमन इश्यूज की, आखिरी बात है, अगर ये दोनों अलग अलग गिवन हो फिर तो चलो आपने कहा जी ये करते हैं, अगर ये अलग अलग गिवन ना हो तो क्या करेंगे? अलग अलग कर लेंगे। हैं, अलग अलग गिवन नहीं होंगे तो अलग अलग कर लेंगे। और अलग अलग करने के लिए एक तो आपका वेरी फेवरेट बेसिक्स वाला ही हाइलो मेथड है, तो सेपरेशन। बल्कि एक बात और भी मुझे लग रहा है करनी पड़ेगी, चलो ये तो करो ना, उथलो जगह ही मुक गई यार, फिर अब क्या करेंगे? बड़ी मुश्किल से मैंने थां बनाई थी, चलो बन जाएगी, गुजारा करेंगे। जरा कंजूसी से अब काम करते हैं। कंजूसी अगर करनी ही है तो यहीं से शुरू करते हैं। उधर साइड पे हो ना भाई, जरा और साइड पे हो ना। चलो यहाँ से शुरू करते हैं जी। क्या कह रहा था मैं जी? सेपरेशन ऑफ, तो नंबर 7 बात शुरू कर दी है मैंने यहाँ पर। 7 6 अच्छा 6 सेपरेशन ऑफ, अव्वल तो सेपरेशन सही है,
अव्वल तो ये अलग अलग गिवन हो तो ये जो आपको बताया ये काम हम कर लेते हैं, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ, अगर अलग अलग ना गिवन हो तो हमें सेपरेट करने पड़ते हैं फिक्स्ड और वेरिएबल ओवरहेड्स। तो फिक्स्ड एंड वेरिएबल ओवरहेड्स को अलग अलग करना पड़े तो दो तरीके हैं। सबसे बचपन में जो आपने पहले वाला तरीका सीखा था वो था हाइलो मेथड, ठीक है जी। और दूसरा फिर आप थोड़े बड़े हुए तो आपको पता लगने लग गया ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो अक्सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में और इस तरह टॉपिक्स में यूज होता था, आप उनमें बाइफरकेट कर लेते थे फिक्स्ड और वेरिएबल को। दोनों लिख रहा हूँ, ठीक है। यूजिंग, पहले इधर जरा जगह तंग है तो ये वाला लिख देता हूँ, यूजिंग फिक्स्ड ओवरहेड का फिक्स्ड ओवरहेड रेट लिख देता हूँ, OAR जिसको कहते हैं फिक्स्ड ओवरहेड रेट। इसको यूज़ करके आपने ये अभी रिसेंट ही किया आपने इस काम को कई दफ़ा, OAR। तो फिक्स्ड ओवरहेड का रेट यूज़ करके आप ये निकाल लिया करते थे। मसलन फिक्स्ड ओवरहेड का ये रेट कैलकुलेट करते थे आप यही फार्मूला लगाकर, फिक्स्ड कैसे छोटा करूं इसको और कैलकुलेट ऐसे जी। फिक्स्ड ओवरहेड का आप रेट कैलकुलेट करते थे, ये जो अभी आपने लिखा बजटेड टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय बजटेड प्रोडक्शन, नॉर्मल कैपेसिटी या बजटेड प्रोडक्शन, ठीक है जी। ये करके उसके बाद फिर आपको नॉर्मली वो वेरिएबल ओवरहेड का रेट दे देता था या टोटल दे देता था। तो तीन में से दो चीज़ें मिल जाती थी ना, तीसरी बैलेंसिंग निकाल लेते थे। तो अलग अलग करने का एक तरीका ये था, वेरिएबल ओवरहेड रेट नॉर्मली ये गिवन होता था, या चलो यूँ कह लेते हैं जैसे मैंने ज़्यादा सवाल करवाए थे आपको, वो फिक्स्ड ओवरहेड का रेट देता था और फिर आपको FOH का टोटल FOH का रेट दे देता था, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स का टोटल ओवरहेड्स रेट वो दे दिया करता था सवाल में, ठीक है। अब होता ये था कि आप फिक्स्ड ओवरहेड का रेट निकाल लेते थे और टोटल गिवन होता था और बैलेंसिंग आप क्या करते थे, वेरिएबल ओवरहेड्स को निकाल लेते थे। ऐसे ही दूसरी तरफ भी चल सकते थे आप। दूसरी तरह क्या है कि आपको फिक्स निकालना पड़ सकता था, आपको टोटल निकालना पड़ सकता था, कुछ भी तरफ किसी भी तरफ जा सकते थे आप, तो कोई मसला नहीं, ठीक है। तो बहरहाल ये एक तरतीब होती थी हमारी, एक तरीका ये भी था। तो वेरिएबल ओवरहेड्स को हम निकाल लिया करते थे जी, ऐसे भी ये बैलेंसिंग निकाला करते थे। ये थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ, ऐसे करते थे हम, ठीक है। किया हुआ है आपने कई सवालों में, कोई नई चीज़ नहीं है आपके लिए, ठीक है जी। एक तो ये तरीका होता था। दूसरा तरीका आपका फेवरेट हाइलो मेथड, ठीक है। तो हाइलो मेथड, बोर तो नहीं हो रहे इस क्लास से? चलो फिर अभी शुरू करते हैं, आपका काम ख़त्म करते हैं। ये वाला फ़ायदे की चीज़ है, एक नज़र में सारा CM रिवाइज होगा, लेकिन कोई नहीं, ना कदरे तो ना कदरे ही होते हैं, ठीक है। तो हाइलो मेथड, हाइलो मेथड में मैं क्या पहला दिन ज़रा खुशी आए ने सोखा ये कर लेंगे, उस तो बाद नहीं करना, आज ही सारा करा दिया। एक एक करके करते, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं है। ये सारे काम हमने एक एक करके ही तो किए थे पूरे सेशन में, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे यहाँ पर आपको यूनिट्स भी गिवन हो सकते थे, लेबर आर भी गिवन हो सकते हैं, मशीन आर भी गिवन हो सकते हैं, एक्टिविटी लेवल जो चाहिए एक तरफ ये हुआ करते हैं और दूसरी तरफ आपकी FOH कॉस्ट गिवन होती थी, FOH कॉस्ट, टोटल FOH कॉस्ट, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक 500 यूनिट्स कहता है और 800 यूनिट्स कहता है और कॉस्ट क्या देता है जी 15,000 है और 18,000 है। तो आप फार्मूला लगा लिया करते थे, ठीक है। इस तरह से दो लेवल्स पे हाईएस्ट और लोएस्ट लेवल की कॉस्ट और यूनिट्स उठाते थे और उस पर अपना फार्मूला लगाते थे, टोटल कॉस्ट एट हाईएस्ट लेवल लेस टोटल कॉस्ट एट लोएस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स एट हाईएस्ट माइनस टोटल। तो ये करके आप वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालते थे, फिर उसके बाद टोटल कॉस्ट फंक्शन में उसको पुट करके फिक्स कॉस्ट भी निकाल लेते थे, ठीक है। तो बहरहाल इसके अंदर आपका सिंगल जो कि आपका पर्चे में आता है, आपने सारा CM में अब तो कर लिया, आपको कहीं पर सिंपल के अलावा कोई हाई लो नज़र नहीं आया, ठीक है। सिंपल ना हो तो वो है जो मैंने बेसिक में आपको सवाल करवाए हुए हैं, जिसमें मैंने आपको कहा था कि वेरिएबल ओवरहेड
या फिक्स्ड एफओएच जो है उनमें चेंज आ रहा हो, स्टेप आ रहा हो, डिस्काउंट आ गया वेरिएबल ओवरहेड्स में या स्टेप फिक्स कॉस्ट बन गई, ऐसा कभी भी आपने पूरा सीएमए देख लिया कहीं पे हाई लो आपको वो नजर नहीं आएगा, है ही नहीं। सिलेबस चेंज हुआ किसी पुराने किसी और टॉपिक में, पहले क्या फिट होता था उसके अंदर वो कर लेता होता था। तो ये कॉम्प्लेक्स हाई लो आपको नहीं आता, आपको सिंपल वाला आता है, ये जो आपको मैंने करवाया हुआ है। तो सिंपल हाई लो, सिंपल हाई लो में तो आपने बस क्या करना होता था स्टेप 1 में, बस ये आखिरी बात है, जल्दी जल्दी देख लें, बस जगह भी है माशाल्लाह जी। आप स्टेप 1 में करते थे जी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए आप कहते थे जी टोटल कॉस्ट एट हाईएस्ट लेवल माइनस टोटल कॉस्ट एट लोएस्ट लेवल डिवाइडेड बाय हाई लेवल के यूनिट्स लेस लो लेवल के यूनिट्स। यहाँ से आपके पास आ जाती थी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, उसको फिर आप दूसरे स्टेप में डालते थे अपनी इस टोटल कॉस्ट के फंक्शन में, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, जिसके अंदर y टोटल कॉस्ट है, ए क्या होती थी जी फिक्स कॉस्ट आ गई, और बी जो होती थी वो इस तरह से होती थी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और एक्स जो होता था वो नंबर ऑफ यूनिट्स। तो इसमें आप पुट कर लेते थे इसको, नंबर ऑफ एक्टिविटी लेवल लिख देता हूँ, आर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। और टोटल कॉस्ट वो उठा कोई मतलब एक लेवल हाई या लो में से ही कोई एक लेवल उठाते थे और यहां से आप टोटल कॉस्ट निकाल लेते थे, ठीक है। अगर ऐसा ना हो कभी, और कभी ऐसा हो जाए कि आपको हाई लो सिंपल वाला ना आए बल्कि हाई लो विद चेंज इन फिक्स कॉस्ट विद चेंज इन फिक्स कॉस्ट आ जाए, आया नहीं कभी, आपने देख लिया पूरा सीएमए घूम के, हाई लो विद चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट आ जाता है, तो बेटा जी ये कॉम्प्लेक्स केस जो है ये मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है, ठीक है। इसमें वो बेसिक्स के अंदर एक सवाल जाकर देख लोगे, ये सवाल मैंने आपको करवाया था, इसी के ऊपर वो एंड पे आके आधा लेक्चर ज़्यादा लग गया था, इसकी वजह से बेसिक्स में आधा लेक्चर भी ज़्यादा लगा था, मैंने कहा क्या पता। तो इसके अंदर बस इतना सा आपको समझाया था कि सारा काम तो वैसे ही करो, बस अवॉइड कर दो चेंज को, अवॉइड चेंज, अवॉइड चेंज का मतलब वो दो लेवल्स पिक करो जिन पर फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट सेम हो, बढ़ी हुई हैं तो दोनों लेवल पे बढ़ी हुई फिक्स कॉस्ट हो, वो लेवल उठाओ दो, या कम है तो वो दो लेवल हो जिन पे दोनों पे कम है, वेरिएबल कॉस्ट भी वो दो लेवल उठाओ जिन पे दोनों पे वो बढ़ी हुई, ये ना हो कि एक लेवल वो जिसके ऊपर ये कम हो दूसरे पे। तो अवॉइड चेंज का मतलब क्या है कि आपने पिक लाइक विद लाइक, कुछ बात समझ आती है, ना भी समझ आए तो बेसिक्स में सवाल किया हुआ है हमने, ठीक है, उसको आप बेशक देख लीजिएगा। ये जनाब आपका हाई लो मेथड भी हो, ठीक है जी। तो अभी तक जो आपने बारहा देखा वो आपका सिंपल वाला ही था, इसलिए रिलैक्स रहें, आपने वो कई बार अप्लाई भी किया प्रैक्टिकली, कोई मसला आपको होगा नहीं इंशाल्लाह। मसला ना हो इसीलिए तो आपको मैंने बेसिक्स के अंदर वो करवा दिया था, ठीक है, कॉम्प्लेक्स वाला भी, ठीक है। तो ये जनाब आपकी कहानी, अगर ओवरहेड्स को इकट्ठी करके देखने चाहें तो ये कहानी ओवरहेड्स की है। अगर वेरिएबल ओवरहेड सेपरेटली हो तो ये कहानियाँ हैं, अगर वेरिएबल फिक्स्ड ओवरहेड सेपरेटली हो तो उनमें ये हो सकता था, और अगर इकट्ठे आ जाते थे तो हम उनकी बाइफर्केशन कर लिया करते थे, ठीक है। हैंडआउट मिलेगा आपको, लेकिन फिर भी चले अच्छा है आप पिक्चर लेते हैं और घर पे अपने नोट्स बनाते हैं तो अच्छी बात, अपने नोट्स का कोई भी अल्टरनेटिव नहीं होता, जो अपने हाथ से लिखा हुआ होता है ना वो बस लिखते हुए ही आधे से ज़्यादा याद हो जाता है, और फिर जब उसको दे और फिर पर्चे में भी उसका नक्शा वैसे ही सामने आता है, मेरे नोट्स का नक्शा तो मेरे सामने होगा ना, आपके सामने तो नहीं होगा। और आज की सचमुच में कॉमन इश्यूज में आखिरी बात कर रहा हूँ, छेती कर लो, हैं ये सेकंड लास्ट, अब ये सेकंड लास्ट है, ठीक है अब लास्ट नहीं, अब लास्ट, अब सचमुच लास्ट, ठीक है जी। अच्छा चलो 3-4 छोटी छोटी बातें हैं, नहीं मकसद के वो ऐसे ही हैं, जैसे मैं अब नंबर 7 पे लिख रहा हूँ, सुनो सुनो ये कॉमन इश्यूज हैं बेटा,
ये देख लो ज़रा, कॉमन इश्यूज हैं, कोई नहीं, ये मसला आपको नहीं आना चाहिए। 7 नंबर पे मैंने कहा जी, सेलिंग या मार्केटिंग कॉस्ट के साथ क्या करते थे आप? सेलिंग, मार्केटिंग, एडमिन कॉस्ट में क्या मसाइल आ सकते थे? सिंपल, यहाँ पे अंडरओवर कहाँ से आ गया? वो मार्जिन एब्जॉर्प्शन की रिवीजन में देख लेना, ठीक है। इसके अंदर जनाब कॉस्ट पर यूनिट अगर गिवन होती थी तो सिंपली आप उसको करते थे सोल्ड यूनिट्स के साथ, ठीक है, सेल यूनिट्स के साथ। यानी अभी तक सारी कॉस्ट किससे मल्टीप्लाई होती आई हैं, लेकिन सेलिंग मार्केटिंग खर्चे अगर होते थे तो उनको आप किनसे मल्टीप्लाई करते थे? अच्छा, ऐसे ही, अब ऐसी छोटी छोटी बातें अब ये भी ना करूं मैं, ठीक है, रिवीजन तो रिवीजन ही होती है ना, वैसे ही है। फिक्स्ड या वेरिएबल कॉस्ट की आइडेंटिफिकेशन एक चीज़ थी, एक मसला था कि फिक्स्ड या वेरिएबल ओवरहेड्स आइडेंटिफिकेशन एक मसला था। इस मसले को हमने कहीं पे भुगताया था, कुछ याद है कहाँ पे कहाँ कहाँ कहाँ, कौन से टॉपिक में? नहीं, सीवीपी के चैप्टर में। तो ठीक है, मैंने दिखाया ज़रूर था, लेकिन असल में असल सही मानों में तो हमने उसको जहाँ पे फड़काया था और जहाँ पे उसको खाया पिया था, मैंने लब जाए अल्लाह करे, सीवीपी, वो ये चैप्टर था, ठीक है जी। इस चैप्टर के अंदर आपको वो टेबल नज़र आएगा कि ये भी एक मसला है आपके सीएमए में, ये भी एक मसला है जो अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए अब नहीं है। उसकी वजह आप सारा सेशन करते रहे, ये काम पहले दिन से ही देख लिया था इस टेबल को। तो ये भी एक मसला है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ, वही लिखो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरिएबल, फिक्स्ड, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो उसके लिए आपको सीपी वाला टेबल पढ़ना पड़ेगा, मैं दोबारा नहीं बना रहा, उधर बहुत रश लग गया था, मैंने कहा ठीक है, ये तो वैसे ही आपको बना हुआ है पहले से ही, ठीक है। तो फिक्स्ड या वेरिएबल ओवरहेड्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने टेबल बनाया था, टेबल इन सीवीपी, वो आप देख लेना, ठीक है, कि ये भी एक मसला है। और आखिरी, ये सचमुच में आखिरी है अब, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स। ये अभी आप लोगों को मसले, फिनिश गुड इन्वेंट्री की कैलकुलेशन एक मसला होता था, ठीक है, आपने प्रैक्टिस कर करके उस मसले को भुगता लिया। देखो ना, मार्जिनल कॉस्टिंग में कॉस्ट अलग, अब जैसे आज मैंने सवाल कराना है, आज तो नहीं अब होगा शायद, मार्जिनल अब्जॉर्प्शन का सवाल आपका रिसेंट टाइम में आया हुआ है, वो सवाल जब आप करेंगे तो उसके अंदर भी यही मसला है कि क्लोजिंग स्टॉक, फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक होता है, उसकी वैल्यूएशन में फ़र्क होता है, मार्जिनल में भी अब्जॉर्प्शन में भी, फिर उनकी रेकन्सिलेशन भी बनानी पड़ती है। तो कैलकुलेशन ऑफ, कंजूसियाँ फुल टाइम चल रही हैं इस वक्त, आपको पता है नहीं, ये जगह मेरे पास करीब लग गई है, तो कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड इन्वेंट्री, ये भी एक मसला है। तो ये मसला अगेन दो तरीकों में तोड़ लेते हैं हम। अब ये मार्जिनल एब्जॉर्प्शन की चलो रिवीजन भी हो जाएगी थोड़ी सी ज़रा, क्योंकि वो सवाल भी करना है। तो ये रिवीजन के अंदर मैंने थोड़ी बहुत रिवीजन ऐसे ना धोखे से, जैसे लर्निंग कर्व की ज़रा ज़्यादा रिवीजन कर दी थोड़ी गपशप में, क्योंकि उसका सवाल भी हमने करना है, अगर रेलेवेंट कॉस्टिंग ने जान छोड़ दी तो। वैसे तो असर के बाद आएंगे तो यही करेंगे, अगर असर तक बस हो गई तो फिर ये कल करेंगे, करना तो है ही सारा कुछ, ठीक है। तो खैर औखा काम मैं टपा लिया हूँ। तो मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग दोनों में आपकी कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स जो है वो डिफरेंट होती है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आप लेंगे, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट लेंगे, वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट लेंगे, उसके बाद आपके पास आ जाएगी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट टोटल में, ऐसा ही है। इसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट जो आती है ना टोटल में आती है। अच्छा, ये पर यूनिट ही कर लें ज़रा, मार्जिनल कॉस्टिंग में ज़रा पर, ये सारा पर यूनिट, वो टोटल होगा तो आप टोटल को पर यूनिट से डिवाइड कर देते होते थे, याद है ना, एंड पे आ गए, तो वो काम ठीक है, हो जाएगा, ओके, वो आपको आता है। सवाल जो करना है एक फुल फ्लैज। अच्छा, अब ये जो आपके पास वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट आई है, इस कॉस्ट को आप मल्टीप्लाई कर देंगे अगर क्लोजिंग फिनिश गुड के यूनिट्स के साथ, क्लोजिंग फिनिश गुड इन्वेंट्री यूनिट्स, तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड इन्वेंट्री, ठीक है, और सही है। अच्छा, अब ध्यान रखने वाली बात क्या है, आपको छेड़खानी क्या कर देता है, जैसे इस सवाल में भी मसला आपको जो हम करेंगे वो आएगा, करंट पीरियड की जो कॉस्ट्स हैं वो क्लोजिंग फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री के साथ मल्टीप्लाई होती हैं, ठीक है। ये मैं अगर कहूं कि ये करंट पीरियड,
और अगर प्रीवियस पीरियड की बात करूं तो भाई प्रीवियस पीरियड के अंदर भी तो ऐसे ही कॉस्ट हुआ करती थी, मटेरियल की, लेबर की, ओवरहेड्स की। अब ये मार्जिनल एब्जॉर्प्शन में रिवाइज करा रहा हूँ, क्योंकि असल में मार्जिनल एब्जॉर्प्शन में अब मैं वो टेबल खोल के रिवाइज कर रहा हूँ तो आप लोगों ने क्लास से भाग जाना कि यार बस कर दे, अब बस कर दे, अब हमें याद है, हमारे आंखों में वो छप चुका है मार्जिनल एब्जॉर्प्शन। सवाल भी करना है ना, तो वो नई चीज बताओ, थोड़ी नई चीज बता रहा हूँ। कैसे पर यूनिट कॉस्ट, मैंने क्या कहा है, हमें क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड इन्वेंट्री। तो मैंने कहा यार पर यूनिट कॉस्ट निकालो, उसको यूनिट से मल्टीप्लाई करो। ये कौन सी कॉस्ट है, ये करंट पीरियड की कॉस्ट हैं। तो करंट पीरियड की कॉस्ट को आपने, पर यूनिट कॉस्ट को आपने क्लोजिंग यूनिट्स के साथ, फिनिश गुड्स के क्लोजिंग यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। और अगर आपने ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट निकालनी हो तो आपने प्रीवियस पीरियड की ये पर यूनिट कॉस्ट पकड़नी है और इनको आपने मल्टीप्लाई, मैं यहां ना लिख दूं ऐसे, मैं यूं लिखता हूं, फिनिश गुड इन्वेंट्री यूनिट्स, ये जरा क्योंकि फिगर नहीं है ना, तो फिनिश गुड इन्वेंट्री के यूनिट्स, कौन सी फिनिश गुड इन्वेंट्री जी, ये जी क्लोजिंग इन्वेंट्री। और यहां पे जी, यहां पे ओपनिंग। ये बात समझ आई है? थोड़ा सा ध्यान से देख लो जरा, ये इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपने ओपनिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट निकालनी है, कहीं भूल ना जाना, ये सेम तो नहीं होती ना कॉस्ट, ठीक है। अगर आपने, ठीक है, अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट निकालनी है तो आपने करंट पीरियड की कॉस्ट पर यूनिट पकड़नी है और उसको आपने क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट से, टोटल कॉस्ट पर, ठीक है। और अगर आपने ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट निकालनी हो तो इस साल वाली करंट पीरियड वाली कॉस्ट जो है ये आप नहीं मल्टीप्लाई कर सकते फिनिश गुड्स के ओपनिंग के साथ, तो उसके लिए प्रीवियस पीरियड की कॉस्ट होनी चाहिए, अनलेस के कोई चेंज ना आया हो, ठीक है, सही है। अच्छा, अगली बात, यही अगर एब्जॉर्प्शन बन जाए तो क्या चेंज होगा इसमें जी? हाँ, बस सादा बात है कि अगर यही एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम हो तो आपकी सारा कुछ तो वैसे ही रहना है, लेकिन आपकी जो कॉस्ट पर यूनिट होती है ना जी, उस कॉस्ट पर यूनिट में फिक्स्ड ओवरहेड भी एब्जॉर्ब आप करवा लिया करते थे, ठीक है जी। आओगे भाई, खुशबू लगा के आ जाओ ना जरा, ठीक है। तो यहां पे मैंने थोड़ी सी जगह बना ली थी फानकारी के साथ, तो लें जी, अगर यही एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में है तो फिर यहां पर फिक्स्ड ओवरहेड की कॉस्ट भी पर यूनिट आएगी, जो अब यहाँ पे मैं कैसे निकालूं यार, जगह ही कोई नहीं है। वो ओ यार लिख दूं अगर, तो ओ यार समझ आ जाएगी कैसे निकलना है। कैसे निकलता है जी, ये टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय बजटेड प्रोडक्शन, ठीक है। तो प्रीवियस का अपना होगा और उसी तरह से आपकी क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट, बस काफी हो गया जी। ऊपर एब्जॉर्प्शन लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये ओ आर मैंने लिखा है, अगर कहो तो जगह बना के फॉर्मूला लिख दूं या समझ में आता है? चलो चलो, अच्छी बात, अच्छी बात, समझ भी कहेगी कि वास्ता ये हमें हम आते हैं, ठीक है। तंग करो उसको, कितना तंग करो अपनी समझ को कि कहे कि बस ठीक है, आप ठीक है, ओके, आप कुछ और कर लो जी। चलें जी, ये तो बहुत बड़े बड़े करके हमने लिखाइयाँ कर ली, इनको ज़रा फिर स्मार्ट करते हैं। जो नीचे वाले हैं वो मैंने असल में दूसरे मार्कर को ना ज़रा छोटा रखा हुआ था, उस तरह से किया है यार। नॉर्मल क्लास में भी आपको पता है ये मार्कर ज़रा तमीज़ में ही रहता होता था, तो इस वजह से थोड़ा डिफरेंट है मामला। तो चले खैर, ये जनाब मैंने अब आपके साथ आखिरी 3 बातें की हैं, उसके बाद हुन मेरी बस जे अदी, उसके बाद अब आगे आपको मैं दिखाता हूँ कि रूटीन क्या है, यानी कि हर टॉपिक की अपनी रिवीजन है, वो इंशाल्लाह फिर साथ साथ करते हैं, ओके, ठीक है। तो ये जनाब कॉमन इश्यूज थे, ये कॉमन इश्यूज हैं जी, टोटल बस यही कॉमन इश्यूज हैं। थोड़े से प्रोडक्शन यूनिट्स निकालने पड़े तो 3 तरीके से निकल सकते हैं। जब ये निकल आएंगे तो फिर आगे कॉस्ट अकाउंटिंग शुरू हो गई सही वाली, यानी कॉस्ट निकालने की तरफ चले। इन्हीं प्रोडक्शन यूनिट्स को मटीरियल की कॉस्ट निकालने के लिए यूज़ करते हैं, मटीरियल कॉस्ट में ये मसाइल आ सकते हैं। इन्हीं प्रोडक्शन यूनिट्स को लेबर की कॉस्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेबर की कॉस्ट में ये मसाइल आ सकते हैं। इन्हीं प्रोडक्शन यूनिट्स को वेरिएबल ओवरहेड्स के लिए यूज़ करेंगे, उसमें ये मसाइल आ सकते हैं। इन्हीं प्रोडक्शन यूनिट्स को, बस कर दो अब, उसके बाद
फिक्स्ड ओवरहेड सेपरेटली गिवन हो तो क्या करना है, और वेरिएबल ओवरहेड सेपरेटली तो हमने कर लिया, अगर इनको इकट्ठा दिया हो तो अलग करने का क्या तरीका है। और उसके बाद आखिरी 3 बातें मैंने ये की, ये कुछ कॉमन इश्यूज़ हैं, इसके अलावा कोई इश्यूज़ हैं तो फिर वो अब हैं, अब क्या करें फिर, ठीक है। अब वो मेरे जहन में नहीं है, ये काफ़ी चीज़ें हैं, वैसे काफ़ी हैं मेरे ख्याल में, यही काफ़ी हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे भाईजान आप अब पार्ट 3 स्टार्ट करें। नहीं,